बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विच इज़ ADR। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ पायोनियर इन ADR सिस्टम, ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर एंड ऑल्सो एन एक्स मेंबर ऑफ पंजाब बार काउंसिल एंड लाहौर बार काउंसिल, मिस्टर ज़फ़र कलानौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड फॉर आवर व्यूअर्स कि आप जैसे लेजेंड के साथ हम बैठ के आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर थैंक यू। सर हमने दुनिया में एक ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा है। पहले कन्वेंशनल मेथड्स थे, हम अदालतों में जाते थे, काफ़ी साल केसेस चलते थे, सुनते थे कि बच्चे ने केस किया, अब जब वो परदादा बनेगा तब जाके फ़ैसला आएगा। लेकिन अचानक एक ट्रेंड चेंज हो गया। हमने अपने अब्रॉड वाले बाकी मुल्कों में देखा, वेस्टर्न साइड्स पे देखा कि अचानक ही कोर्ट से रुझान ख़त्म हो के आपस में मामला रिजॉल्व होना शुरू हो गए। लोगों ने बैठ के बात करना शुरू कर दी और जल्दी फ़ैसले आने लग गए और ये मेथड आहिस्ता थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस होने लग गया, जिसको आज हम ADR के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरी तो नॉलेज से बहुत नाकिस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि ADR है क्या, इसको हमें ज़रा तफसीलन अपने नॉलेज से बताइए कि क्या होता है। देखिए जी, ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, लोगों का ये ख्याल है कि ये एक मुतबादल निज़ाम है जो हमारा ऑफिशियल जस्टिस सिस्टम है उसको रिप्लेस ये करता है। इट इज़ नॉट सो। ADR किसी न किसी फॉर्म में दुनिया के तमाम ममालिक में ज़रूर रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट फॉर दैट मैटर, यहाँ पे पंचायत, पर्या, कट, इनका अरसा दराज से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जिरगा सिस्टम ये चलता आ रहा है। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी, चाइना ले लें, अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, कोई ना कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मेकनिज़म होता है। वो मेकनिज़म ये होता है कि अगर कोई ख़ानदान का झगड़ा है तो सबसे पहले ख़ानदान के बड़े के पास वो जाते हैं एंड ही इज़ द वन वो जो रिज़ॉल्व करता है डिस्प्यूट को। उसके बाद अगर कहीं बरादरियों का झगड़ा हो जाए तो बरादरी की पंचायत का एक कॉन्सेप्ट है कि जो एल्डर्स हैं उनको बुला के उसके ज़रिए से लोग रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह से अगर कोई बिज़नेस रिलेटेड डिस्प्यूट है तो मार्केट की जो यूनियन है वो उसके पास लोग जाते हैं, अपने एसोसिएशन के पास जाते हैं, कहते हैं इसको रिज़ॉल्व कर लो। अच्छा, यहाँ तक है कि अगर ऑफिशियल जस्टिस सिस्टम में, जो कि अदालती निज़ाम है, कोई डिस्प्यूट चल भी रहा हो, इवन हीनियस क्राइम्स जैसे कोई मर्डर वगैरह हो, तो साथ ही साथ उसके लिए भी कोई पर या पंचायत के अंदर राज़ीनामे की बात कहीं ना कहीं हो रही होती है। तो किसी न किसी फॉर्म में तो ये हर जगह पे है। ये हमारे मज़हब के भी बड़ा करीब है कि कुरान पाक में लिखा है अल सुलह वल खैर, और ये भी लिखा है कि अगर दो फ़रीक़ैन का झगड़ा हो जाए तो दोनों से एक नुमाइंदा आप डाल लीजिए और सुलह सफ़ाई की कोशिश करें ताकि डिस्प्यूट्स रिज़ॉल्व हो जाएं। अब यहाँ पे जब अंग्रेज़ आया और उसने ये जो ऑफिशियल जस्टिस सिस्टम लाए, वो अदालती निज़ाम है, उसके तहत चीज़ें चल रही हैं और हम एक कॉमन लॉ कंट्री हैं। इसी तरह का एक निज़ाम अमेरिका के अंदर भी राज था, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो बुनियादी तौर पे सिस्टम लिया वो वलायत से लिया। ऐसा हुआ कि आज से कोई 35-40 साल बरस पहले उनको ये एहसास हुआ कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और केसेस जो हैं वो अदालतों से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने मॉडर्न पार्लेंस में से ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना डिस्प्यूट्स को कोर्ट की बजाय आप आर्बिट्रेशन के ज़रिए या जो सबसे पॉपुलर मोड आजकल है मीडिएशन के ज़रिए से रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। ये कैलिफोर्निया से उन्होंने ये तजर्बा शुरू किया। And they say if something is a success in California, it is bound to succeed everywhere else in states. Like in Pakistan, if something is a success in Lahore, it is bound to succeed everywhere else. उन्होंने वहाँ पे एज ए पायलट ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उनको बहुत अच्छी कामयाबी होने लग गई। उन्होंने थोड़ी लेजिस्लेटिव बैकिंग भी दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में यह तजर्बा हो रहा था। हमारी पाकिस्तान में इंटरेक्शन अमेरिकन के साथ इस तरह हुआ कि ईयर 1997 में एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन अमेरिका में जजेस का और अटर्नीज़ का
पाकिस्तान आया, दे वर लाइक 35 इन नंबर। उन्होंने पाकिस्तान भर का एक दौरा किया, वो यहाँ पे जजेस से मिले, वो यहाँ पे वकला से मिले। एंड ऑफ द टूर वो हमें यही बता रहे थे कि हमारे मुल्क में ADR का तजर्बा बड़ा कामयाब हुआ है, और उन्होंने पाकिस्तान से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। लकीली जिन लोगों को सिलेक्ट किया उन्होंने लॉयर्स में से मैं भी था, बाकी जजेस थे। हमें उन्होंने अमेरिका इनवाइट किया, और एक इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम्स है, इट इज़ बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। उन्होंने हमें वहाँ पे दौरे पे बुलाया, और उन्होंने हमें एक्चुअली ADR की वर्किंग दिखाई। इट वाज अमेजिंग। हमें देखकर हैरानी हुई, और ये डाटा सुन के और भी हैरानी हुई कि अमेरिका में अब कोर्ट सिस्टम के अंदर सिर्फ 5% केसेस जाते हैं, बाकी सब के सब ADR के किसी ना किसी मोड से बाहर डिसाइड हो रही है। तो उनमें ENE अर्ली न्यूट्रल एवेल्यूएशन एक मोड है, इसी तरह उनकी ये आर्बिट्रेशन है, नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन है, उनकी जुडिशल सेटलमेंट है, और उनकी मीडिएशन है। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने मॉडल्स हमें दिखाए, और हमने अमेरिका का ये जब टूर करके वापस आए तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 4 चीफ जस्टिस हैं जिनके साथ मैंने बड़ा क्लोजली काम किया। उनमें से पहले थे एजाज निसार साहब, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने, चीफ मिनिस्टर भी रहे। फिर शेख रियाज साहब, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे। उसके बाद राशिद अजीज़ साहब, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे हैं, और फिर मियाँ अल्लाह नवाज साहब वाज द लास्ट चीफ जस्टिस। ये क्विक रो में जजेस चेंज हुए हैं। लेकिन उन्होंने हमें वापस आने के बाद बुलाया और ये पूछा कि पाकिस्तान में तो कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, तो क्या ये ADR का जो एक्सपीरियंस है ये हम पाकिस्तान में ट्राई कर सकते हैं। तो हमने उनको ये जवाब दिया। मेरे साथ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जो बाद में चीफ जस्टिस बने हैं, ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ दैट डेलीगेशन। हमने गौर किया और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि फ़ैमिली कोर्ट्स एक ऐसा एरिया है कि फ़ैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर एक प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन और पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 10 और सेक्शन 12 हैज़ ऑलवेज बिन देयर। कभी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये एक वहाँ पे ADR का एक मोड मौजूद है। तो हमने कहा जी चलें हम इसके अंदर ट्राई करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं और आपके नाजरीन के लिए ये अहम बात होगी कि दुनिया चेंज हो गई है। जिस तरह से आप लॉयर बनते हो तो आपको डिग्री लेनी पड़ती है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आपको डिग्री लेनी पड़ती है, आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको डिग्री लेनी पड़ती है, और उसके साथ एनरोलमेंट और आपको एंट्रेंस होती है। इसी तरह से ये जो मीडिएशन है, जो कि मोस्ट पॉपुलर मोड है इन दिनों, ये भी एक ट्रेनिंग है। दो टू मी मीडिएटर्स आर बॉर्न, हर बंदा सुलह नहीं करा सकता, बट स्टिल यू नीड टू रिफाइन देम, फाइन ट्यून देम। ठीक है। और ये एक दुनिया में एक स्टैंडर्ड एक एक्रेडिटेशन होती है, और उन्होंने कोर्स बनाया है, और वो कोर्स ये है कि आप 52 घंटे की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हो ऑन रियल केसेस कि आपने डिस्प्यूट्स को थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व कैसे करना है। एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूँ, एक कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ये है लोग समझते हैं कि आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन आर वन एंड द सेम। हाँ, इसी पे हम आ रहे थे कि ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है, और ये मोबाइल फ़ोन जो है ये एप्पल वालों ने बनाया, और ये सैन होजे में कैलिफोर्निया में मैन्युफैक्चर होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आपको दे दिए पाकिस्तान के लिए, तो आप के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप 1 महीने का ब्रीदिंग पीरियड है, जितने इस तरह के सेलुलर फ़ोन आप बेचेंगे 1 महीने बाद हिसाब कर लेंगे, आप बेच सकें या ना बेच सकें आपने उनको हिसाब देना है। बिल्कुल ठीक है। ये प्रैक्टिस आप किसकी चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप ना दहिंदा हो गए और आपके ज़िम्मे लट से 10 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हो गए। अब अगर एप्पल वाले पाकिस्तान में आपको सू करना चाहें तो मेरा लीगल सिस्टम इस तरह का है कि आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, एक सूट फाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपकी सर्विस होगी, और फिर आप भी एक लॉयर हायर करेंगे, और उसके बाद एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के ऊपर डाइवर्जेंट पॉइंट्स पे इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे। हमारा एडवर्सरियल सिस्टम ऐसा है कि इफ़ यू से गॉड इज़ वन एंड आई से डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज, इन हार्ट ऑफ योर हार्ट्स यू नो गॉड इज़ वन, आई ऑल्सो नो गॉड इज़ वन, लेकिन मेरे सिस्टम में आपको साबित करना पड़ेगा थ्रू एविडेंस कि खुदा एक है, वरना खुदा एक नहीं है। अब जो
ये आपने लॉयर कर लिया, आप दोनों पार्टीज़ ने एविडेंस कराई, एविडेंस करवाने के बाद फ़र्ज़ करें कि केस डिग्री हो गया आपके ख़िलाफ़ एप्पल वालों का। अब जब डिग्री हुआ तो इट विल टेक लाइक 10-11 साल, तो एक नॉर्मल लाइफ लाइन है केस की। आप लोअर कोर्ट जाएंगे, अपील होगी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और एंड ऑफ द डे अगर 10-12 साल बाद, 15 साल बाद एप्पल वालों को अपने पैसे वो मिल भी गए, तो ये जो 10 करोड़ रुपए हैं उनकी वैल्यू उस वक्त क्या रह जाएगी? इसके ऊपर कोई यहाँ पे मार्कअप भी नहीं मिलता, तो दे विल नॉट बी हैप्पी। और आप हो सकता है कि उतनी देर में रुइन हो जाएं और आप पे करने की पोजीशन, मैक्सिमम वो क्या करेंगे? आपको जेल भिजवा देंगे। और यू विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, क्योंकि अदालत की तो दीवारें भी पैसे मांगती हैं। उनके भी पैसे उठ गए, आपके भी पैसे उठ गए। अब मैं आपको मीडिएशन समझाता हूँ। मीडिएशन ये है कि मेरे पास एक्रेडिटेड मीडिएटर के तौर पर आप आ गए। जैसे लाहौर चैम्बर के अंदर हमारा एक ADR सेंटर है, वहाँ पे वी हैव ऑन बोर्ड लाइक 47 मीडिएटर्स, और उनमें से सिर्फ 18 वकला हैं, बाकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और उनकी भी ट्रेनिंग और एक्रेडिटेशन हुई हुई है। जब एक्रेडिटेशन करने के बाद वहाँ पे एक एक्रेडिटेड मीडिएटर मैं हूँ, और मेरे पास दोनों पार्टियाँ आ गई, एप्पल भी आ गई, आप भी आ गए। मैं एप्पल वालों से पूछूंगा कि जी आपका क्या मामला? वो कहेंगे ये इन्वॉइसेस हैं, इन्होंने मेरे 10 करोड़ रुपये देने हैं। सिंपल इज़ दैट। ये सुनने के बाद दूसरे कमरे में मैं आपके पास चला गया अलहदगी में, इसे कॉकसिंग करना कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये 10 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे? आप मानेंगे कि हाँ मैंने देने हैं, क्योंकि मैं एक बात है, ये ज़रा मैं पंजाबी में कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। वो कहते हैं जेड़ा अदालत च सच बोले वो हरामदा, तो जेड़ा भरिया च झूठ बोले वो भी हरामदा। तो लोग भरिया के अंदर गलत बात नहीं करते। आप कहेंगे मैंने पैसे तो देने हैं, मैं कहता हूँ क्यों नहीं देने, क्यों नहीं दे रहे आप कहते हैं कि मेरे बिज़नेस लॉसेस हो गए हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ कि आपका क्या तरीकाकार है, किस तरह से आप पे कर सकेंगे? आप कहते हैं जी कोई इंस्टॉलमेंट्स हो जाए ना तो मैं पे कर लूँगा। मैं आपसे कहता हूँ कितनी इंस्टॉलमेंट? आप कहते हैं उनको कहें कि 10 लाख रुपया किस्त कर लें, और हमारा जो ये रिलेशनशिप था ना वो कंटिन्यू करें, करंट देता रहूँगा, और ये मेरा है आपसे। अच्छा, अब मैं कोई फैसला नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर। मैं आप दो लोगों को पास ला रहा हूँ, आई एम द मीडिएटर। ये मेरी टेक्निक है। आपकी ये बात सुनने के बाद मैं आप को उनके सामने ले जाता हूँ। आप दोनों आप मेरे पास एक ही कमरे में मौजूद हैं। आपकी ये जो ऑफ़र है या सजेशन है, ये उनको पुट अक्रॉस करता हूँ। वो कहते हैं भाई इस तरह से हम अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेंगे, हमारे तो पैसे टूट गए। सो आप खुद ही कर करा के किसी इस बात पे आ जाते हैं, चले पुराने जो है ना वो 50 लाख रुपए पुराने देते रहते हैं, और करंट जो है वो चलता रहे। ये जो आपने फैसला किया, जो आप दोनों का फैसला है म्यूचुअल कॉन्सेंट से, इसको एक पेपर पे लिख लिया। मैंने फैसला नहीं किया, डिसाइड नहीं किया, मैंने बतौर मीडिएटर के एज ए विटनेस साइन कर दिए। ये चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में, और ऑर्डर 23 है CPC का कि जो भी आप राजीनामा करते हैं उसके मुताबिक कोर्ट इज बाउंड टू पास ए डिग्री, तो इट विल हैव द फोर्स ऑफ ए डिग्री। दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। किसी को ना अपील करनी पड़ी, ना खर्चा करना पड़ा, और आपका बिजनेस रिलेशनशिप सेव हो गया। ये ब्यूटी है मीडिएशन की। अच्छा, जो आर्बिट्रेशन है या लिटिगेशन है ना कोर्ट की, वो बिल्कुल आर्बिट्रेशन बिल रेप्लिका है कोर्ट सिस्टम का, क्योंकि आर्बिट्रेटर डिसीजन करता है। अच्छा। वो ठीक है एफिडेविट से करता है, लेकिन उसका जो डिसीजन है वो अवार्ड कहलाता है, और उसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए हमारे सिस्टम में तो फिर कोर्ट में जाओ, उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, एक और राउंड ऑफ लिटिगेशन। इसलिए आर्बिट्रेशन फेल्ड फिनोमेना है, और ये है ब्यूटी मीडिएशन की। आजकल जो नए वकला आ रहे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं लॉ स्कूल गया था ना, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, जो कि पाकिस्तान का सबसे पुराना अदारा है, उस वक्त ये जो नए नए सब्जेक्ट्स आए ना, मेरे फलक को भी नहीं पता था कि ADR आ जाएगी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वाइट कॉलर्ड क्राइम जो है उसकी सूरत ये बन जाएगी कि कंप्यूटर डिजिटल और फ्रेंसिक्स आ जाएंगे, DNA आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि एनवायरमेंटल लॉ कितना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मुझे ऑयल एंड गैस के बारे में नहीं अंदाज़ा था कि इसके ऊपर क्या कवानीन बनेंगे। मैं साइबर लॉज के बारे में बिल्कुल जो है ना इसकी अलफ़बे भी नहीं जानता था। अब दुनिया में ये होता है कि जब जो डिसिप्लिन्स नए आते हैं, आपने अपना नॉलेज अपडेट करना होता है। ठीक है। और वो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन जो है वो मस्ट है। वलायत के अंदर हर साल अगर आप कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन नहीं लेते हैं ना, आप वो CPD नहीं करते हैं,
आपका अगले साल का लाइसेंस एक्सटेंड नहीं होगा। चाइना में गया हूँ, वहाँ पे 52 घंटे की हर साल कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन लेनी पड़ती है कि आप अगले साल प्रैक्टिस कर सकें। इवन एज अ लॉयर? जी, एज ए लॉयर। अच्छा। ये हमारा मुल्क ये है कि वंस ए लॉयर इज़ ऑलवेज ए लॉयर, और ना जज को ना वकील को जदीद एजुकेशन की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अब देखिए कि आपने अगर जदीद जो चीज़ें आ रही हैं और लॉ का नॉलेज अपडेट नहीं कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे लॉयर का नॉलेज अपडेट हो रहा है, ना जज का नॉलेज अपडेट हो रहा है, बल्कि क्रिमिनल साइड पे तो मैं ये कहूँगा कि आपको यही नहीं ट्रेनिंग दी जा रही कि इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग होनी है, प्रोसिक्यूटर की होनी है, डिफेंडर की होनी है, जज साहब की होनी है। ये जदीद सारे के सारे जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और लॉ की नई फॉर्म्स हैं उनके ऊपर नहीं हुई, इसलिए हमारा बड़ा दकियानूसी किस्म का नॉलेज है। अब दुनिया में ऐसे नहीं होता, और हमने भी ये सारी चीज़ें जो सीखी हैं इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली है। जैसे मैं अगर आपसे अब ADR पे बात कर रहा हूँ तो हम इधर आएंगे कि पाकिस्तान में ADR कहाँ चली है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे पहले मैं एक्रेडिटेड मीडिएटर बनाऊँ, फिर उसके बाद मास्टर ट्रेनर बनाऊँ। मास्टर ट्रेनिंग बनने के बाद हमें कोर्स डिज़ाइन करने की ट्रेनिंग दी गई है, फिर हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, उसे इंडिजनाइज करके पाकिस्तानी सिनारियोज़ पे और केस लॉज पे ट्रेनिंग ली है। हमने वो ट्रेनिंग करने के बाद आगे इम्पार्ट करनी शुरू की। नॉट ओनली दैट कि आई लर्नड इट फ्रॉम अमेरिका, आई डिड इट अनदर टाइम विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। क्योंकि IFC और वर्ल्ड बैंक वालों ने सीडर के ज़रिए से यहाँ पे मेरी दोबारा एक एक्रेडिटेशन एज ए मीडिएटर की, फिर मुझे मास्टर ट्रेनर ट्रेन किया, फिर हमने हाउ टू रन द ट्रेनिंग द ट्रेनर्स प्रोग्राम, और उसके बाद हमने फिर कोर्स डिज़ाइन किए, सिलेबस डिज़ाइन किया जो कि लॉ स्कूल और बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाए, और फिर हमने सचमुच मीडिएशन की एक्रेडिटेशन करने के लिए, जिसके लिए हम प्रोग्राम रन करते थे पाकिस्तानी केस लॉ पे बेस्ड, हमने ऐसा ख़ुद प्रोग्राम बनाया। फिर उन्होंने हमें लाइसेंस दिया कि हम लोगों की एक्रेडिटेशन कर सकते हैं और उनको स्टैंप लगा के वो सर्टिफिकेशन दें। इसके लिए पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन यहाँ पे एक फॉर्म हुई। अच्छा, अलग से एसोसिएशन भी है? जी है, और वो रेगुलेटर हैं मीडिएशन के पाकिस्तान में। और कराची से और लाहौर से मेरी तरह के इस वक्त हमारे पास जो मास्टर ट्रेनर्स हैं जो ट्रेन कर सकते हैं वो हम कोई 15 के करीब हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान में मीडिएशन की ट्रेनिंग कहीं से भी आपने दुनिया भर में ली हो वो आपको लाइसेंस देते हैं, तो फिर आपकी पाकिस्तान के अंदर यू आर एंटाइटल्ड टू ऑफिशियली प्रैक्टिस, और आपकी एक एक्रेडिटेशन बॉडी पाकिस्तान में भी मौजूद है। अच्छा, ये सारी बातों के बाद मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमने वो जो प्रोग्राम था, आपको मैंने ईयर जिक्र कर दिया, वो 4 चीफ जस्टिस बड़े फ्रेंडली थे। अब मेरे जो जुडिशल सिस्टम है ना, इसमें चीफ जस्टिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन। अच्छा, अगर वो कोई इनकलाबी आदमी हो ना, तो दुनिया में भी आपको चैम्पियंस की ज़रूरत होती है। इंडिया में जस्टिस अहमदी के साथ मैंने काम किया, वो बहुत बड़े इनकलाबी आदमी थे, और ये वहाँ पे जो आपको पूरा लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है वो लेके आए। अच्छा। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, जिनकी ट्रेनिंग हमने की वहाँ पे जाके, पाकिस्तान से ट्रेनिंग करने गए, दे हैव गॉन माइल्स, कि उनके चीफ जस्टिस बड़े इनकलाबी आदमी थे, वो इस तरह की चीज़ें लाना चाहते थे। हमारे सिस्टम में ख़ास तौर पे प्रोविंशियल चीफ जस्टिस बहुत तकड़े होते हैं, और वो कोई चीज़ लाना चाहें तो लाते हैं, लेकिन अगर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज ना किया जाए तो जो नए आने वाले चीफ जस्टिस ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं जैसे एक सियासी लीडर कोई काम अच्छा करता है, दूसरा उसको आके अंडू ज़रूर करता है। तरक्की का मुकाबला नहीं है, बैक टू स्क्वायर वन, वी आर ट्राइंग टू री इन्वेंट व्हील ऑल द टाइम। खैर, वो इसी तरह 4 चीफ जस्टिस फ्रेंडली थे। हमने पहले फैमिली केसेस में ये ट्राई किया और लाहौर से ट्राई किया था। लाहौर से हमने ऐड किए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केसेस, ये ऑर्डर 37 है जो चेक, हुंडी, प्रोनोट और बॉन्ड के बारे में, उनको ऐड किया। फिर हमने लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिस्प्यूट्स ऐड किए। अच्छा, माइंड यू कि उस वक्त हालांकि लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं थी, लेकिन ये जो जजेस थे हमने केयरफुली सिलेक्ट किए और उनकी ट्रेनिंग की। उनकी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से मीडिएटर्स आए और उन्होंने ट्रेनिंग की,
और ट्रेनिंग करने के बाद उन जजेस से हमने एक क्लास ऑफ केसेस में उनको इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे पास तो इसके ऊपर खैर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। मैं आवाज़ तस्वीर की दुनिया का आदमी हूँ। मुझे चीफ जस्टिस ने अलाउ किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने असल जजेस और असल अटर्नीज़ के साथ ये इसकी मूवीज़ बनाई हुई हैं। इस पर हमने सर्वे वगैरह किया। शुरू में लॉयर्स जो है ना वो बहुत मुखालफत करते हैं, और ये दुनिया भर में होता है। वो कहते हैं हे गाय यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस, लेकिन वक्त के बाद वकील ही सबसे बड़ा सपोर्टर होता है, क्योंकि हमने उनको एक सेंटेंस यूज़ किया और दैट प्रिवेल्ड। हमने कहा जी देखें, हमें अप फ्रंट फ़ी मिलती है, मुझे केस मिल गया, वो केस मेरे अगर ऑफिस के अंदर साल पड़ा रहे तो मुझे दोबारा फ़ी तो मिलने नहीं, वो मेरे लिए एक बोझ है। उसकी बजाय अगर वो थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व हो जाए, और मीडिएशन का लॉयर भी नेसेसरी पार्ट है। अगर लॉयर अपनी पार्टी के साथ जाता है ना तो उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और आपका केस अगर आपके हट गया टेबल से तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिस्टम पे एतमाद हुआ। वही हुआ कि यहाँ पे सर्वेज के बाद लॉयर्स ने बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट की, जजेस ने सपोर्ट की, एंड पीपल हु आर सफरिंग द पैंग्स ऑफ द सिस्टम, असल तो यूज़र्स हैं ना जी, उनके लिए ये सारा निज़ाम है, वो बहुत क्लाइंट्स का है। अगर वो कहेंगे कि हमारा काम जल्दी हो जाए तो उन्हें तो अपना क्विक रिलीफ चाहिए, बिल्कुल, उन्हें तो ये ज़रूरत ही नहीं कोर्ट जाने की। हम ना ऐसा प्रैक्टिस कर रहे थे कि जज साहब के पास जैसे ही केस आता था तो रिटन स्टेटमेंट आने के बाद वो रेफ़र करते थे एक दूसरे जज साहब को, और वो जुडिशियल मीडिएशन करते थे। मीडिएटर जज ही होते थे। अच्छा। और वो कैजुअल माहौल के अंदर बैठ के वो बाज़ औक़ात पार्टीज़ को चाय भी पिला देते, कई दफ़ा बच्चे हैं तो उनको कैंडीज़ भी खिला देते। उन्होंने इतना ज़बरदस्त उन जज साहबान ने काम किया कि हमारा वो प्रोजेक्ट 1 साल और 5 माह चला है, क्योंकि ये 4 चीफ जस्टिस सपोर्टर थे, एंड द सक्सेस रेशियो वाज मोर देन 70%। अच्छा, जैसे ही मियां अला नवाज साहब के पास एक और जज साहब आ गए, फलक शेर साहब, वो हर किस्म की इनोवेशन के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने इस प्रोग्राम को भी ख़त्म कर दिया, शेल्फ कर दिया, और हालांकि इसमें बड़ी अमेरिकन गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थी, और ये हमारी हाई कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर ट्रेनिंग होती रही, और बड़ा एक अफादियत वाला प्रोग्राम था, और मुफ्त में मीडिएशन हो रही थी। लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो शेल्फ कर दिया गया उन जज साहबान को जिनकी हमने ट्रेनिंग की थी, उनके ख़िलाफ़ तो बड़े एक्शन हो गए और उनको बुरा भला कहा गया। एनीवेज़ फिर हमारी ये तारीख चल गई। आई डिडंट गिव अप। हमने कहा जी ये दिल नहीं छोड़ना, तो हमने सिविल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन 89A इंसर्ट कराया, जो कि 89A ये कहता है उसके साथ ऑर्डर 10(1)A आ गया है, और वो ये कह रहा है कि आपने रेफ़र करना केस को ज़रूर मीडिएशन के लिए या ADR के लिए, बेशक आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन ट्राई करें। अब वो आ गया। जब वो आ गया तो हमने कराची के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया KCDR के अंडर, और कराची डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर में, और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उस वक्त ये वकला तहरीक शुरू नहीं हुई थी, उससे ज़रा पहले की बात है। और यहाँ पे इंडिया से जस्टिस अहमदी भी आए, जज और बहुत से ममालिक से जज यहाँ पे आए, और IFC उसको सपोर्ट कर रहा था। और ये प्रोग्राम हमने कराची से शुरू किया। जस्टिस सफीउद्दीन इसके बहुत बड़े हमायती थे, और कराची में जजेस के ट्रेनिंग की गई, और हम लोग ट्रेनर्स थे वहाँ पे, और मीडिएटर्स भी थे, और ये कराची में प्रोग्राम चलता रहा। फिर हम इसको लाहौर में लेके आए। लाहौर चैम्बर के अंदर हमने एक ADR सेंटर, मीडिएशन सेंटर बनाया, और उसके अंदर हमने लोगों की ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि हमारे पास अब ऑन बोर्ड अब वहाँ पे मीडिएटर्स मौजूद हैं। अच्छा, ये चल रहा था इसी सिलसिले में, तो कई और जगह के ऊपर ना अमेंडमेंट्स लॉ में आई हैं। ये स्मॉल क्लेम एंड माइनर ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस के अंदर ADR जो है वो आ गया। आपके SECP के जो नया लॉ आया है कंपनीज़ का, उसके अंडर ये आ गई मीडिएशन। ये मीडिएशन जो है हमारे और कई ऐसे कवानीन हैं, मसलन FBR में ये बड़ा कामयाब फिनोमेना है। मैं वहाँ पे भी लोगों की ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। टैक्स के केसेस जो हैं वहाँ पे भी मीडिएशन कमेटीज़ बनी हैं, वहाँ पे ये चल रहा था। अब इस सारे अरसे के बाद एक और साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस बने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, हु इज़ माई बडी ऑल्सो। वो कोई इनोवेटिव आदमी है, हमने इकट्ठे पढ़ाया भी हुआ। उन्होंने भी एक एक्रेडिटेड मीडिएटर है, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। IFC अवार्ड उन्होंने भी ली हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने बुला कर कहा कि भाई कलनौरी साहब, हम ये चाहते हैं कि मैं ADR को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और केस मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप मेरी हेल्प करें। मैंने उनको बताया कि ये तजर्बा पहले ये होता है कि जैसे कोई चीफ जस्टिस जाते हैं तो मेरी की हुई मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं
तो मैं पूरा इख्तियारात देता हूँ कि जिससे उन्होंने मुझे अपना एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट अपॉइंट किया ऑन केस मैनेजमेंट एंड ADR, और उन्होंने पूरे इख्तियारात दिए और मैं कई कमेटीज़ के अंदर आया। एक हाई कोर्ट के अंदर ADR कमेटी बनी जिसमें जस्टिस अनवारुल हक मेरे साथ और जस्टिस शाहिद बिलाल थे। इसके अलावा उन्होंने एक सिविल प्रोसीजर कोड में पूरा अमेंडमेंट के लिए कमेटी बनाई, उसके ऊपर हमने रीराइट CPC कर दी। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरा केस मैनेजमेंट का सिस्टम आ गया और उसमें भी ADR का रेफरल जो है वो नेसेसरी पार्ट है। आई एम मेंबर ऑफ दैट कमेटी और उसके अंदर बहुत अच्छा काम शुरू हुआ मंसूर अली शाह साहब के ज़माने में और बाद में जस्टिस यावर अली ने बहुत अच्छा काम किया और वो नोटिफिकेशन होके अब CPC अमेंड हो चुकी है। अब तो खैर उसका सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर भी मैं उसका भी ऑथर हूँ, हम लेके आए और ये एक पूरे का पूरा सिस्टम आ चुका है। लेकिन इस दौरान में मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। एक पार्टनरशिप हुई बिटवीन पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन और हाई कोर्ट, जिसकी बुनियाद पे 169 मीडिएटर्स एक्रेडिट किए जजेस हमने सेलेक्ट किए और उनकी ट्रेनिंग जुडिशल एकेडमी में की। लाहौर समेत 36 के 36 जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर हैं उसके अंदर हमने ADR सेंटर्स बनाए अपने रिसोर्सेज से। और कोई फॉरेन एड नहीं थी इसमें और जजेस के ज़रिए से वो रन करने शुरू किए। इस बार हमने सिर्फ फैमिली केसेस नहीं, इसके अंदर हमने यहाँ तक कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्टीशन के सूट्स तो हैं, सिविल केसेस के अलावा हमने इस बार इसके अंदर क्रिमिनल केसेस को भी शामिल किया। और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पेनल कोड अगर आप देखें कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे बाज़ औक़ात सिविल केस भी चलता है, क्रिमिनल केस भी चलता है। जब आपका चेक बाउंस हो जाए तो 489F क्रिमिनल साइड पे है और आप ऑर्डर 37 का केस सिविल साइड पे करते हैं। तो हमने क्रिमिनल केसेस को भी रिजॉल्व करना शुरू किया, वो भी बड़ी ह्यूज सक्सेस हो रही और वो जब कामयाबी होती रही और उसको हम देखते रहे। तो ये प्रोजेक्ट मंसूर अली शाह साहब के ज़माने में जिसको मैं हेड करता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी सक्सेस थी कि 40 साल पुराना मुकदमा सिर्फ आधे घंटे में 1 घंटे में रिजॉल्व होता था और डिग्री होती रही। लोग दुआएं दे रहे थे और ये सारी की सारे कामयाब जो प्रोजेक्ट था। जैसे मंसूर अली शाह साहब गए हैं इसको फिर शेल्फ कर दिया गया और वो अब बराए नाम सेंटर्स हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। हमने यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक का बहुत ह्यूज लोन लिया हुआ है हमारी जुडिशरी ने और उसके तहत कम से कम कोई 12 करोड़ रुपए स्पेंड करके एक पूरे का पूरा इमारत बनाई है, स्ट्रक्चर बनाया सेशंस कोर्ट में, जिसको मैं सुपरवाइज़ करता रहा हूँ। वो भी कोई काम नहीं कर रहा। और हमने चीफ जस्टिस साहब अपने सीनियर जजेस के साथ सब के सब दोबारा मेरे साथ चल के गए हैं कहाँ, लाहौर चैम्बर में। और चैम्बर वालों ने MOU साइन किए कि हमने कोर्ट में नहीं जाना, हमारे डिस्प्यूट आप बेशक हाई कोर्ट लेवल पे हैं, आप अपने थ्रू मीडिएशन हल करें। हम उस मीडिएशन सेंटर के अंदर भी काम करते रहे और उसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस रिजॉल्व हो रहे थे। ये भी उनके जाने के बाद एक रिडंडेंट हो गया। इस दौरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहाँ पे साकिब निसार साहब तशरीफ़ लाए और आसिफ सईद खोसा साहब आए। उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है ना दाद दी और अप्रिशिएट किया, कहते हैं हम इसके सपोर्टर्स हैं। और इस बुनियाद के ऊपर क्या हुआ, एक तो CPC के अंदर ये सारी बैकिंग आ गई। उसके बाद मैंने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी यूनिक पिटीशन है। इसका नंबर है 20 सिविल पिटीशन 24 ऑफ 2017। और ये मैंने की भी इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब बार बार लॉ मिनिस्ट्री को ये कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत क्यों नहीं हमें एक लॉ मीडिएशन का बना देते हैं, जो कि मैंने ड्राफ्ट किया हुआ था ताकि ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग और पावरफुल मिल जाए। वो कर नहीं रहे थे। मेरी इस पिटीशन को मेरे फाइल करने का मकसद सिर्फ ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर लेजिस्लेटर्स अपना काम नहीं करते तो हम इतने बेबस भी नहीं हैं। मेरी ये पिटीशन मंजूर हुई और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे कमिट किया और उसके बुनियाद के ऊपर 2 लॉज बने हैं। एक बना है पंजाब ADR एक्ट 2019। ये मैं इसका ऑथर हूँ, ये उस जजमेंट की वजह से बना क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कमिट किया था और ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उन्हीं ने बनाया। उसके बाद इसके एक ADR के रूल्स बने हैं 2020 के, उनका भी मैं ऑथर और खालिक हूँ, रूल्स भी बन गए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही
और अगर ये हो जाए तो ये पूरा एक निज़ाम पंजाब की हद तक लेजिस्लेटिव बैकिंग से आ जाएगा और इनकलाब बर्पा हो जाएगा कि लोग अदालत की बजाय ये भी चीज़ें ट्राई करेंगे। हर केस एडीआर के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं है, कुछ केसों में अदालत में रिजॉल्व होना है, लेकिन जो वहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग केस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लेके आए हुए हैं, तो 6 महीने से ज़्यादा तो कोई सिविल केस चलेगा ही नहीं। लेकिन ये विल नहीं है। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन पेंडिंग है और उसमें पंजाब गवर्नमेंट पार्टी है, उनको कहा जा रहा है कि जी आप क्यों नहीं ये इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसकी डायरेक्शन पे आपने लॉ बनाया, आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। वो पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत है, आपकी वसात से मैं कहता हूँ कि ये तो इंसाफ का नारा बड़ा लगाते हैं, तो पंजाब की हद तक उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए ना। लोगों की दुख तकलीफ कोई कम हो, किसी का पर्सनल मामला तो है नहीं, मुकाबला तरक्की का होना चाहिए ना। अगर एक सियासी जमात का बंदा मोटरवे बनाता है तो दूसरा बंदा दूसरी जगह मोटरवे बना दे, बजाय उसको अंडू क्यों करना है। यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि एडीआर फ्रेंडली है। मसलन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मैं बड़ा क्लोजली उनके साथ भी काम किया है, वो एडीआर के सपोर्टर हैं और वो उस कमेटी के लाहौर में हेड रहे हैं जो सारे सूबों की एक एक जज साहब को वहाँ पे रखा गया था, वो उसके अंदर भी रहे हैं। जस्टिस जाजुल हसन इसके बड़े सपोर्टर हैं, उनके साथ मैंने कितना ही काम किया है। मैं आपको बताता हूँ कि इवन सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है। लेकिन जो काम करने का वो ये है कि एक एक्ट और है 2017 का एडीआर एक्ट 2017, वो भी मेरा लिखा हुआ ये इस्लामाबाद स्पेसिफिक है, उसके रूल्स नहीं बन रहे, इस्लामाबाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसको करें। हमने मसालती अंजुमन के लिए काम किया यूएनडीपी के अंडर, और आप ये देखें मसालिहीन का कॉन्सेप्ट जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर है, और वो आपके जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं इवन क्रिमिनल साइड के, वो भी उधर डिसाइड हो सकते हैं, इलाके के मोतबरीन करते हैं। और बड़ा कामयाब ये तजर्बा पुख्तूनख्वा के हमने किया था, और इवन पुलिस एक्ट के अंदर ये रूल्स हैं। तो आप देखें पुलिस की हर महीने एक कमेटी मीटिंग होती है जिसको हेड करते हैं सेशंस जज साहब, वहाँ पे सिटी पुलिस चीफ भी होते हैं, डीसी साहब भी होते हैं। तो बेशुमार क्रिमिनल केसेस भी एफआईआर दर्ज करने से पहले इवन 22A और B की पिटीशन आई हो उसके दौरान, और इवन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनमें भी राजीनामा कराया जा सकता है। लेकिन इस कमेटी के अंदर अगर आप सिविल सोसाइटी के को लोग शामिल कर लें, थोड़ा न्यूट्रलिटी हो जाए, क्योंकि लोग ये समझते हैं पुलिस थर्ड डिग्री मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम बेशुमार केसेस शायद क्रिमिनल साइड के और उसके साथ सिविल भी जो है वो दायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बेहतरीन फिनोमेना है। लेकिन वो कहते हैं कि जी माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, किसी को परवाह नहीं, कहते जी करेंगे। और रोज़ मैं सुनता हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन किसको ये अंदाज़ा है कि ये जो डिलेड जस्टिस है इस पे लोगों के दिल पे क्या बीतती है। आज पाकिस्तान का निज़ाम ये है कि अगर दादा मुकदमा दायर करे पोते को शायद कभी जाके इंसाफ मिल जाए, तो इतनी ताख़ीर से मिला हुआ इंसाफ जो है वो इंसाफ थोड़ी होता है, वो तो बेइंसाफ़ी में होता है। और आप लोगों के अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व करें ना, मैं लॉयर्स को भी ये कहता हूँ, व्हाई डोंट यू बिकम मीडिएटर्स। आप क्यों पुरानी वो प्लीडर ही बनना चाहते हैं। अब दुनिया में ये एक ऐसी ज़बरदस्त नई स्पेशलिटी है, पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ मीडिएशन एज अर्ली न्यूट्रल एवेल्यूटर्स, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, दे लर्न आर्बिट्रेशंस। यहाँ पे एक आप पाकिस्तान के अंदर आर्बिट्रेशन के लिए भी वो जो है फोरम बनाइए, और फिर आर्बिट्रेशन जो है ना जी, ये जो एक एक्ट है 1940 का है ये, और इसमें जो ख़राबी है वो ये है कि आर्बिट्रेटर फैसला कर भी देना, अव्वल तो वो 120 डेज़ में होता कभी नहीं, क्योंकि बूढ़े लोगों को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, साल लग जाते हैं। डिसीजन आ भी जाए तो वो पर्सी एनफोर्सेबल लॉ नहीं है। एक इस तरह का आर्बिट्रेशन एक्ट भी मैंने बना कर दिया हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट की एक और डायरेक्शन की बुनियाद पर मैं लॉ मिनिस्ट्री में गया था, 23 लॉ पर मैंने काम किया कि आप इन पे काम करो। उनमें क्या आर्बिट्रेशन एक्ट भी है, वो उनसे ट्रॉल मॉडल है, और अब दुनिया में आर्बिट्रेशन ऐसे हो रही है, वलायत में भी ऐसे हो रही है कि वो पर्सी एनफोर्सेबल लॉ है, उसे रूल ऑफ द कोर्ट नहीं बनाना पड़ता। सिर्फ कर्टेल्ड फॉर्म में जुडिशियल रिव्यू की पावर ज़रूर है कि कोई ब्लंडर बहुत हो गया हो तो आप देखें, अगर वो वाली आर्बिट्रेशन हम ले आएँ, और हम साथ साथ ये जो नए आने वाले लॉ स्कूल से बच्चे हैं वो मीडिएटर्स बने, वो आर्बिट्रेटर्स बने, ये नई चीज़ों के अंदर क्वालिफाई हों, तो हमारी अदालतों पे बोझ जो है वो कम हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक मॉडल कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन नहीं, हम कम्युनिटी में हर लेवल पे ये मॉडल ट्राई कर सकते हैं, और वो हर जगह पे कामयाब होगा। और हर वो रात जिस वक्त मैं कोई सुलह करवा के
और मीडिएशन के ज़रिए से मामले को रिजॉल्व करा के सोता हूँ, मुझे नींद बहुत आला पड़ती है। और मैं तो अब ऑनलाइन मीडिएशंस और आर्बिट्रेशंस करता हूँ। दुनिया में होती है क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेड फिनोमेना, बाहर जाता भी और यहाँ पे करता हूँ। अभी सिंगापुर में सिर्फ 2 बरस पहले एक बहुत बड़ी मीडिएशन के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने सपोर्टेड बाय यूएनओ और एक कॉन्फ्रेंस कराई है। उसमें दुनिया के 53 ममालिक ने ये साइन किया है कि अब हम इंटरनेशनल कमर्शियल मीडिएशन करवाएंगे बजाय इसके कि हम आर्बिट्रेशन में जाएं, और वो मीडिएशन क्लॉज इंसर्ट करेंगे। देखिए ये CPEC की बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ डिस्प्यूट हो तो वो तो कभी रिजॉल्व ही नहीं होता। हर वो मुल्क जिसके अंदर डिस्प्यूट हो जाए, वो रिजॉल्व ना हो, दैट इज़ डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट। और लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ झगड़ा हो तो रिजॉल्व भी हो जाए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो बाहर से भी इन्वेस्टर है उसके लिए एक और भी ये रास्ता निकालें। इससे मेरे जो जज साहबान हैं ना जी, उनके पास भी जो दूसरे सीरियस तरह के केसेस हैं वो रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखें हमारी अदालतों को चोक कैसे कर दिया। एक अदारा पुलिस, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके। मेरे पास डाटा मौजूद है कि 60% तकरीबन लिटिगेशन जो अदालतों में है वो पुलिस के मुतालिक है कि FIR दर्ज नहीं कर रहे जी, उसके बाद हैरेसमेंट कर रहे हैं जी, फिर वो कहते हैं जी विद इन टाइम चालान नहीं दिया। आप ये देखें कि इस तरह से तो कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, और उसके बजाय हम रिजॉल्व नहीं करते, बल्कि एक आइडियल मौका है। और मैं आपके वसातत से ये कहना चाहता हूँ, और ये दिस मैसेज शुड रीच एवरीवन। डेफिनेटली देखें सबके सब सियासी जमातें और तमाम इदारे ड्रैगर्स ड्रॉन हैं इस वक्त, मुल्क को जान के लाले पड़े हैं। कोई तो इनको बिठा के थ्रू मीडिएशन कुछ चीज़ें रिजॉल्व करेगा ना, तो कोई चीज़ें आगे चलेंगी। मैंने ज़ाती तौर पे 2 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट की बार के साथ मीडिएशन कराई है, वो ब्लैक एंड वाइट में है, क्योंकि आप पास बैठे तो सुलह होता है। मेरे ख्याल से तो इवन कश्मीर नेगोशिएबल है, वो भी सेटल होगा। लड़ाई से मसले हल नहीं होते, लेकिन हम इन चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे, हम सिर्फ झगड़े बढ़ा रहे हैं। और झगड़े बढ़ाते बढ़ाते आप कहाँ पहुँच जाएंगे। वो कहते हैं एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, इवेंचुअली आप लूज करते हो। सर आपने इंटरनेशनल की बात की है, ADR की, तो पाकिस्तान का भी कुछ काफ़ी लैंडमार्क केसेस हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो कमो पेश मेरी नाक़िस नॉलेज के मुताबिक हम सारे ही हार चुके हैं, चाहे वो आर्बिट्रेशन में हो या इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहे हो। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप कुछ कमेंट करें, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जैसे काबिल लोग और एक्रीडेटेड मीडिएटर्स होने के बावजूद हम अपने मुल्क को उस जगह पे उस तरह रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। पहली चीज़ तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है मीडिएशन हो ही नहीं रही, वो तो होती मुल्क से बाहर है, और तब भी हम वहाँ पे कोई एक ऐसे सुलहनामा पे आ नहीं पा रहे जिससे पाकिस्तान को भी कुछ फ़ायदा हो रहा हो। देखें जी, मैं आपको एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। 75 बरस हो गए जैसे हमने बाकी कामों में कोई अच्छा काम नहीं ना किया, ना हुकूमतें सही चलाई, ना हमने आर्बिट्रेशन को भी सीरियसली लिया है। हम तमाम मुकदमे आज तक क्यों आ रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है, जो भी वक्त का अटॉर्नी जनरल होता है या लॉ मिनिस्टर होता है, वो कहता है जी मैं खुद ही तो आर्बिट्रेटर बन जाता हूँ। पहली स्टेज जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप क्यों नहीं ये इस क्लॉज में लिखते कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान होगी, हमें वियाना नहीं जाना, हमें दुबई नहीं जाना। हम पहले तो ये करते हैं कि लॉज एप्लीकेबल कहाँ के होंगे और रूल्स कौन से एप्लीकेबल होंगे और सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होगी, ये हम सेटल नहीं करते। उसके बाद जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बाद हम बाहर जाते हैं, जो कि बहुत खर्चे वाला काम है। फिर हमारी अदालतों का रोल जो है वो भी बहुत ख़राब रहा है। हम ये करते हैं कि जुरिस्डिक्शन को यूज़र्व करते हैं, ये क्या हमने हबको वगैरह केसेस जो हारे हैं, क्यों आप हारते हैं। हमारी अदालतें कहते हैं जी हमें इख्तियार है। बाहर के मुल्कों ने फिर आपकी ये बात नहीं मानी और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके वो आर्बिट्रेशंस आपके ख़िलाफ़ डिसाइड हो गए हैं, आप लूज़ कर चुके हैं। आप पहले कमिट करते हुए पहले एग्रीमेंट में ये बात देखें, तो एक तो इधर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, और इनिशियल स्टेज पे आर्बिट्रेशन क्लॉज भी होनी चाहिए और मीडिएशन क्लॉज भी होनी चाहिए, ये यू शुड मेक श्योर। दूसरा मसला ये है कि जब आप आर्बिट्रेशन वगैरह में गए हैं बाहर, आप जब मुकदमे हारे, तो आप ये देखिए कि पिछले बरस 2 केसेस के अंदर हमने फिर सेटल अपलेट स्टेज के ऊपर किया और वो थ्रू मीडिएशन ही किया कि हम पैसे इस तरह नहीं देंगे, इस तरह। इसका मतलब है गुफ्तो शनीद बहुत आला बात होती है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो आप इनिशियल स्टेज पे ऐसा क्यों नहीं करते, वो हम नहीं कर रहे। फिर एक बात मुझे ये भी कहना दें कि जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं और बड़े एस्टेब्लिश लॉयर्स हैं ना, वो भी दे प्ले देयर कार्ड्स वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट। वो चाहते नहीं
कि ये जो पैसे की तकसीम जैसे गैर मुनसिफाना मुल्क के अंदर है ना, इसी तरह हमारे वकला के अंदर भी है। चंद वकला बहुत पैसे ले रहे हैं या वो कॉरपोरेट साइड पे प्रैक्टिस करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पता की रहे नया आने वाला लॉयर चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है, अगर उसने इसकी तालीम भी ली है तो उसको तो अब्जॉर्ब भी नहीं करना उन्होंने इस सिस्टम में। एक इस तरह के लोग हैं। दूसरे इस तरह के लोग हैं कि जो हमारे बार के ओहदेदारान और बड़ी बड़ी पोजीशनों पे होते हैं और वो करोड़ों रुपए फ़ी ले रहे होते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ क्योंकि मैंने इस लेवल के ऊपर काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली लॉयर हु हैज़ बीन अमाइकस क्यूराई टू सुप्रीम कोर्ट इन 64 केसेस। आज और हम नंबर 1 लॉयर के तौर पे भी हमने भी काम करके देखा है। देखिए फ़ी एक जायज़ हद तक होती है, ये करोड़ों रुपए फ़ी नहीं होती, ये धोखाधही है, ये मुका के पैसे हैं और लोगों से आप फ्रॉड कर रहे हैं। आम वकील की हालत इस वक्त इतनी बुरी है कि जो यंग लॉयर है ना जी, मैं बल्कि पुराने लॉयर्स जो यंग लॉयर नहीं हैं, जो आम वकील है उसकी महीने की आमदनी 50,000 से ज़्यादा नहीं है। तो ये जो चंद % लोग सारे का सारा शेयर ले रहे हैं वो बेईमानी कर रहे हैं, वो नीचे आने नहीं देते इन चीज़ों को और वो नहीं चाहते कि ये जो जदीद चीज़ों को सीखे हुए और जदीद तालीम लेके जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें। हम वो तो मैं आपसे इस मौजू पे बात करूंगा कि इंडक्शन ऑफ लॉयर्स और वो सिस्टम क्या होना चाहिए, वो भी करना चाहूँगा। लेकिन ये जो आपने आर्बिट्रेशन का, और एक प्रॉब्लम और भी है कि जितने रिटायर्ड आर्बिट्रेटर्स हैं वो या रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं वक्त के साथ साथ। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और आप उनके पास जाते हैं वो लथार्जिक हैं, वो 120 दिन के अंदर टाइमलाइन एक होती है वो लंबा करते हैं। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये हर शोबे में हमें ले बैठी है। बिल्कुल। मसलन ये घपले के केसेस हैं, अकाउंटेबिलिटी का मसला है, ये मुल्क में नाकाम क्यों हुआ है? क्योंकि टाइमलाइन कोई नहीं है। अगर कोई गुनहगार है उसको सजा दीजिए, अगर कोई बेगुनाह है उसको बरी कीजिए, वो टाइमलाइन तो होना चाहिए। साल से यहाँ पे इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, उसके बाद जनाब ट्रायल, उसके बाद एपलेट कोर्ट, सब जगह केसेस चल रहे होते हैं और टाइमलाइन किसी चीज़ की नहीं है। हर चीज़ के अंदर जो है ना वो लंबा है मसला। इसी तरह कोर्ट के अंदर जो है ना इंसाफ, अगर आप इतनी फिर लोग चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं। ये अदालत से बाहर जो लोग कहते हैं कि जी हम आपसे क्यों इंसाफ करवाएं, आप ऐसा इंसाफ करते हैं जो कि जुल्म पे मबनी, और फिर चेहरे देख के भी इंसाफ होता है। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर द कोर्ट वो भी इस लिहाज से नहीं है, पैशनेट हेयरिंग नहीं है आम बंदे के लिए। और फिर ऐसे केसेस जो कि पार्लियामेंट को रिजॉल्व करने चाहिए, आप जाके जुडिशरी को ओवरबर्डन कर रहे हैं, आप अपना काम कर नहीं रहे। और जुडिशरी के अंदर वो जो हाई प्रोफाइल केसेस जिनको आप कहते हैं वो चलते हैं, कई महीनों चलते हैं। सफ़र कौन करता है? आम केस जो लेके जाता है उसकी तो बात हो ही नहीं रही। और फिर हम तमाम टीयर्स को अदलिया के अंदर हमें देखना है, लोअर कोर्ट के अंदर भी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, बल्कि जो मोटे पर्स वाला ना वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। असल वास्ता तो लोगों का ट्रायल कोर्ट से पड़ता है। तो आपने उसकी हालत बदलने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं? तो यहाँ पे ये सारे का सारा सिलसिला है। उसमें से एक पार्टी ऐसी है कि जिसको डिले करने का फ़ायदा होता है और वो खैर मीडिएशन वगैरह को भी अवॉइड करते हैं। और लेकिन ये जो रेफरल अब हम कर रहे हैं ना सिस्टम, इसमें मैंडेटरी रेफरल इस हद तक है कि इसको ट्राई ज़रूर करना, मानना ज़रूरी नहीं है, गिव इट ए ट्राई, ये अच्छी बात है। तो आप एक दफ़ा वहाँ जाएँ तो, और जब वहाँ पे लोग बैठते हैं, वैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग लड़ पड़ते हैं, वो रास्ता तलाश करते हैं कि कोई हो जो हमारी सुलह कराए, तो ऐसा बंदा भी नहीं मिलता। और वो बंदा अगर न्यूट्रल हो कि जिसके पास आप जाएँ तो गुस्सा है, वेंट आउट कर लेंगे, कुछ लो कुछ दो, तो रास्ता निकल आता है। हर झगड़े का आखिरी अंजाम जो है वो सुलह ही है। तो हमें सुलह को प्रमोट करना चाहिए। और हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कहा था कि जो कुफर का मुआशरा ना वो तो रह सकता है, जुल्म का मुआशरा नहीं रह सकता। और जो जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता वो जुल्म का मुआशरा है। अच्छा सर, आप लास्टली जब हमने इसकी नीड के ऊपर तो बात कर ली और आपने जिस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल है किसी के भी जहन में डाउट नहीं रहा होगा कि मीडिएशन या ADR सिस्टम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। चूँकि हमारे व्यूअर्स यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स हैं, अब वो इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंस तो समझ आ गई, अब एक सर्टिफाइड मीडिएटर कैसे बना जाए अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं, और क्यों ज़रूरी है कि एक सर्टिफाइड मीडिएटर ही मीडिएशन कराए रादर देन एनी टॉम डिक और हैरी जस्ट स्टैंड अप एंड स्टार्ट डूइंग द मीडिएशन? क्या ज़रूरत है कि एक ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा ही इसके आगे आए? अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जितने भी लॉज लिखे हैं जिनमें से मैंने आपको जिक्र किया है, बहुत सौ का ऑथर मैं हूँ। और इसके अलावा
पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ADR का एक वहाँ पे भी लॉ है, वहाँ पे पुलिस एक्ट के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। अभी सिंध में CPC में अमेंडमेंट करके भी उन्होंने बहुत अच्छा पूरा का पूरा मैकेनिज्म ADR का ले है। इन सब के सब में हमने किसी जगह पे ये नहीं कहा कि एक्रेडिटेड मीडिएटर जो है ना वो सिर्फ वही मीडिएशन करेंगे। हाँ, पैनल्स का जिक्र ज़रूर है, पैनल बनते हैं और पैनल पे जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा कि आपने एक्रेडिटेशन की है। लेकिन आप किसी और को भी मीडिएटर अपॉइंट कर दें तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई वो नहीं, कोई बार नहीं है, आप किसी और को करवा लें, वो आप बेशक एक्रेडिटेड ना हो। लेकिन देखिए, आप रेपुटेशन तो अर्न करते हो कि आप कितने कामयाब तरीके से केसेस रिजॉल्व करते हो। मैं अगर एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ या मैं बैलिस्टिक्स का एक्सपर्ट हूँ तो मेरी इस बात से वैल्यू बनती है कि कितनी मेरी रिपोर्ट्स हैं जो कोर्ट में अप होल्ड हुई और कोर्ट ने रिलाई किया। इसी तरह मेरी सक्सेस जो है ना वो अपनी मीडिएशन में कैसी रही है, ये लोगों को सिलेक्शन में मदद करती है। फिर स्पेशलाइजेशन भी है, कोई कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स के अंदर बहुत अच्छा मीडिएटर होगा, कोई फैमिली के मामलात में बहुत अच्छा होगा, तो लोगों की आगे क्लासिफिकेशन भी होती है। देयर इज़ अ होल पैनल टू चूज़ फ्रॉम। लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगा कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें लोगों को हम सिखाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। ये लॉ स्कूल के अंदर तो कोर्सेज मैंने पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं देखा। बिल्कुल पढ़ाते हैं लेकिन कोर्स नहीं कोर्स नहीं है, इसको कोर्स के तौर पे पढ़ाना चाहिए। और मैं खुद इस बारे में ऑफ़र करता हूँ कि अगर किसी लॉ स्कूल को ये चाहिए तो मैं उनको पूरे का पूरा जो है ना कोर्स देने के लिए तैयार हूँ, जो 2 सेमेस्टर्स के ऊपर होगा जैसे दुनिया में बनाया जाता है। ये मैंने इंडिजिनाइज करके पाकिस्तानी सारे सिस्टम के मुताबिक और केस लॉ पे बनाया हुआ है। एक तो वहाँ पे पढ़ने के लिए है, वो नहीं है तो एक्रेडिटेशन जो है ये मुख्तलिफ बॉडीज़ करा रही हैं। मसलन हमने जैसे आपको बताया कि कोर्ट के जजेस की यहाँ की है, कराची में की है, इसी तरह हम FBR वालों की करते रहते हैं। अब इस्लामाबाद के जो जजेस हैं और लॉयर्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग जो है वो ड्यू है दिसंबर में, पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन कर रही है। एक लीगल एड सोसाइटी वाले हैं, जस्टिस नासिर असलम ज़ैद और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन की तंजीम है, वो जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैं इनको एडवाइस वगैरह करते रहता हूँ तो ओवरसी करता हूँ, मुझे ये मालूम है। तो ये रास्ता अब खुल रहा है और कुछ बाहर बैठे हुए भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान में आके ये ट्रेनिंग्स करते हैं। इवन ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे ADR ODR वाले करते हैं, यहाँ पे सीडर वाले करते हैं, इसी तरह रैंड वाले अमेरिका के अंदर करते हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर ये सीका वाले करने लगे हैं, उन्होंने ये कोशिश शुरू की है। अभी एक और 2 सितंबर को इस्लामाबाद बेस्ड एक इंटरनेशनल नई बॉडी आ रही है, वो ऑफ़र करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की। लेकिन ये जनरली एक स्टैंडर्ड यही है कि 52 आवर्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, आप कहीं से भी कर लें। जो मसला है ना नौजवान बंदों के लिए ये है कि इस पर ना पैसे उठते हैं। अब जब तक उनकी कोई लॉ फर्म्स ना हो जो उनको स्पॉन्सर ना करें, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, उनको ये फ़ायदा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लॉ फर्म्स में काफ़ी प्रॉस्परस है, वो किसी ना किसी को सपोर्ट कर देते हैं। हमने टैक्स बार के साथ काम किया तो आसानी है कि वो ज़रा ज़्यादा प्रॉस्परस लॉयर्स हैं। यहाँ पे आम वकील के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतने, क्योंकि ये कितना खर्चा होता है जी, ये तकरीबन 5 दिन का मैं रफली आपको बताऊँ को 75 से 80 हज़ार रुपये है 5 दिन का जी। क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कोई 6 ट्रेनर्स इन्वॉल्व हैं, उनके लॉजिस्टिक्स हैं, तो ये कम से कम भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रेनिंग हो पाई है वो इसलिए हो पाई है कि ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट ने स्पॉन्सर कर दिया था तो उन जजेस की ट्रेनिंग हो गई इसलिए। लेकिन मुख्तलिफ लोग करते रहते हैं और बॉडीज़ भी मुख्तलिफ हैं। और मैं ये कहूँगा कि फिर भी ये बैरूनी ममालिक से यहाँ पे बहुत सस्ता वो ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महंगा काम है ये। इंग्लैंड में, अमेरिका में, या आप सिंगापुर वगैरह में जाएंगे, वहाँ जाके ट्रेनिंग करना उसके बजाय यहाँ पे। लेकिन अब इधर पूल ऑफ ट्रेनर्स बन रहा है तो लोग कोशिश करें। इवन इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सब्सिडाइज भी हो सकता है, लेकिन ये सीखना चाहिए। ये बताइए कि जो यंग लॉयर है या लॉ स्टूडेंट है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किस तरीके से मीडिएशन में अपने स्किल सेट डेवलप कर सकता है, किस तरीके से उस करियर पाथ को चूज़ करने की कोशिश कर सकता है? फ़िलहाल तो यही बात है कि अगर किसी लॉ स्कूल के अंदर ये एज ए कोर्स इंट्रोड्यूस कराया जाए और वो वन ऑफ द कोर्सेज़ जो कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान बार काउंसिल के भी ऑप्शनल कोर्सेज़ में इंट्रोड्यूस हो जाए, उसे ऑप्ट कर ले, तो वो अगर 2 सेमेस्टर्स पे बेस्ड वो वाला बेसिक उसने किया हो तो कल को जाके हाँ ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो फिर ज़ाहिर है कि लोगों को इंडक्ट करेंगे। लेकिन
गुज़रना तो आपको इन मराहल से पड़ता ही है। अब पुराने ज़माने का एक डॉक्टर जो आपकी सिर्फ अपेंडिसाइटिस की सर्जरी करता था, तो पेन हो रही हो तो इतना बड़ा पेट काट देता था और बंदा जो है वो 6 हफ्ते के लिए बेड को कन्फाइन हो जाता था। आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, वो कैमरे की आंख से देखता है और वो कैथीडर के ज़रिए से करता है और आप घंटे बाद वॉक कर रहे होते हैं। इसी तरह लॉ भी फास्टेस्ट डेवलपिंग फील्ड है और बहुत सी फील्ड्स हैं। अब आपको कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स अगर सीखने हैं, आपने डीएनए की ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको ये ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे तो उठेंगे ना जी। इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है और हर जगह तो हो नहीं सकती। तो ये जदीद फिनोमेना को सीखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन लोग करते क्या हैं, ज़्यादातर लोग जो LLM करने जा रहे हैं उन फॉरेन कंट्रीज़ में, एक ही बज़ वर्ड है जी, कॉर्पोरेट लॉ में कर रहे हैं। वो सैचुरेट हो गई है फील्ड का, कहाँ आपके लिए कोई फूलों के गुलदस्ते लेके थोड़ी खड़ा है। और इधर तो अब जिस तरह के LLM हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड आप देख लें कि वो कहते हैं जी हमने मास्टर्स कर ली। देखिए, वकालत के अंदर एक बात तयशुदा है कि ये स्किल्स सीखने की खेल है, और अगर आपको स्किल्स नहीं आती ना तो फिर बात बनती नहीं। और दूसरा, यू हैव टू परफॉर्म, और आप रेपुटेशन इस तरह से अर्न करते हो। जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनकी खिदमत करने से और उनकी महफिल में बैठने से जो है ना, उस चीज़ की आपको ट्रेनिंग होती है। वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं आता। और ओवरनाइट आप जो ये समझता है कि जी मुझे बहुत जल्दी है, वो उसको एकेडमिकली बहुत अच्छे भी वो मार्क्स ले ले, वो रियल प्रैक्टिस में आके वो कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये स्किल है उसको सीखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जो यंग लॉयर्स हैं उनको ये भी सोचना चाहिए, अब तो लॉ की तालीम भी काफ़ी महंगी है, तो उसमें से अगर वो स्पेशलाइज्ड तालीम लेना ही चाहते हैं तो अपने आप को कुछ एडिशनल किसी चीज़ को अपने टूल किट में ऐड करेंगे, कोई एडिशनल चीज़ लेकर आएंगे तो आपकी वैल्यू होगी ना। तो ADR भी एक ऐसा टूल है जो आपकी टूल किट के अंदर अगर ऐड हो जाए तो इट एड्स समथिंग मोर टू बीइंग अ लॉयर। और फिर एक बात और भी है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मीडिएटर नहीं भी हैं तो आपको मीडिएशन के दौरान लॉयर का जो रोल है उसकी ट्रेनिंग तो लेनी है ना। या आप अगर आर्बिट्रेशंस खुद नहीं कर रहे, पैनल पे आर्बिट्रेटर नहीं है, तो आप आर्बिट्रेशन लॉयर की ट्रेनिंग भी तो आपको लेनी है, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन में लॉयरिंग है या मीडिएशन में लॉयर का रोल है वो कोर्ट से तो मुख्तलिफ है ना जी, वो भी तो लेने हैं। और फिर इसकी जो इनिशियल स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल उस पर मेरा बड़ा जोर है कि जो जजेस जो हैं वो लोगों को कैसे परसुएड करें कि रेफ़र कर सकें। रेफरल एक बहुत बड़ा आर्ट है। वहाँ पे जजेस का क्या रोल है, वहाँ पे लॉयर्स का क्या रोल है। वरना पार्टीज कहेंगे जी हम इधर जाते ही नहीं, हमने इसको कोशिश ही नहीं करनी, वो इस कोशिश के तरफ जाते ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके लिए भी स्किल्स चाहिए और वो भी ट्रेनिंग है। तो आपका अपना अपना रोल है। इसलिए आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो धात के ज़माने का सारे सीखी हुई चीज़ें थी ना, उनको अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी इससे आउस्ट हो जाएंगे। अब यंग बच्चे जो स्पेशलाइज्ड किसी फील्ड में वो ऐसी बातें करते हैं कि वो बड़े एक्सपीरियंस लॉयर को नहीं पता। अब अगर एरोनॉटिकल्स के अंदर जिस बंदे ने LLM की है वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। अच्छा। और उसने तैयारा केस के अंदर जितना अच्छा रोल अदा किया था तो सीनियर लॉयर से भी नहीं हुआ था। तो दुनिया बदल रही है, एक्सपर्टीज़ का ज़माना है और हमें भी एक्सपर्टीज़ जो है ना ऐड करनी है। एक बेसिक लॉ की डिग्री के साथ साथ और भी चीज़ें हैं और लॉ स्कूल्स वगैरह को भी करना चाहिए। उनके लिए ये ल्यूक्रेटिव भी है, दे कैन मेक मनी ऑल्सो। और बार काउंसिल्स पर मैं ज़ोर दे के कहूँगा दैट इज़ द एरिया जो लोगों को सब्सिडाइज कर सकते हैं और अपने वकला को कम पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वकला के फलाह के लिए कोई बड़ा काम करना है जो कि बार काउंसिल्स बिल्कुल नहीं कर रही। वो बातें बहुत करते हैं, उन्होंने वकला के लिए जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए या नए आने वालों के लिए प्रैक्टिकल टर्म्स पे कोई काम नहीं किया। ये जाके कोई एक अच्छा सा लेक्चर दे देना, तकरीर कर देना और बात है भाई। अगर आप लोगों को रियल सेंस में कोई नई चीज़ करना तो स्किल्स इम्पार्ट करनी है। और स्किल्स इम्पार्ट आप मेरली बीइंग अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल या फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू कॉल योर सेल्फ एन एक्सपर्ट इन एकेडमिया, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो यहाँ तो लोग ये समझते हैं क्योंकि जी मैं जज रह चुका हूँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, तो वो इतना गलत इस्तेमाल हो गया। ये हमारी वो जो जजमेंट है उसका ये एक बुरा पार्ट भी है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो प्रिंसिपल हो सकता है, तो जो बेचारा सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहा है वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो वो 2.5 लाख रुपए लेके साइड पे बैठा हुआ है और जिस बंदे ने 40 साल लॉ पढ़ाया हुआ है वो बंदा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहा हो तो वो प्रिंसिपल ही नहीं हो सकता। तो ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग फील्ड है। आप पहले
लेक्चरर हो, फिर आप असिस्टेंट हो, फिर आप एसोसिएट हो, फिर आप फुल प्रोफेसर हो, तो आप वो वाला रोल भी तो अपने आप की तरफ ना ले लें। इसी तरह अगर मैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ़ द बार हूँ तो क्या मैं इस वजह से ये भी क्वालिफाई हो गया हूँ कि मैं लोगों को जो है ना वो कहूँ कि जी मैं आपकी स्किल्स भी चेक करूँगा, जी मैं मास्टर भी बहुत हूँ। हो सकता है मेरे अंदर टीचिंग स्किल बिल्कुल अगर है ही नहीं, हर बंदा दूसरे को तो नहीं सिखा सकता, तो उनका एक अपना रोल है, वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए बार काउंसिल्स को भी, और उसके लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे, वो दें और अपने बच्चों की मदद करेंगे जी, ज़रा सब्सिडाइज करके कोई रियल सेंस के अंदर उनको ट्रेनिंग्स दें, वरना ये सिर्फ गुफ्तगू है। गुफ्तगू ही है। सर थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही, और अपने व्यूअर्स को भी आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हुआ होगा कि न्यू स्किल सेट्स किस तरीके से अपने लिए अपडेट करने हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही ज़फ़र कलानौरी साहब के साथ ADR के ऊपर। हमने देखा किस तरह की टाइप्स होती हैं ADRs की, क्यों ज़रूरी है कि इस तरह के स्किल सेट्स को ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट और लॉयर्स बल्कि एक सीनियर स्टेक होल्डर लेवल्स के ऊपर भी अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी रिज़ोल्व हो सकें और जो विक्टिम हैं इन सारे केसेस के वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और साल साल लिटिगेशन के अंदर ना पड़े रहें। ज़फ़र कलानौरी साहब के साथ हमारी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।